स्क्रीन से। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोल और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। विधानसभा 2022 में प्रदेश की तस्वीर कैसे होने वाली है, इसको लेकर के हम अलग अलग विधानसभाओं में लोगों से जानकारी ले रहे हैं और विधानसभाओं के मुद्दों पर तलाश कर रहे हैं। और आज हम ने चुना है प्रतापनगर विधानसभा, जो टिहरी जिले की विधानसभा और टिहरी रियासत के समय से ही महत्वपूर्ण रही है, रियासत की राजधानी रही है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा जी। राकेश जी, स्वागत है आपका मेरू रहबर में। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही। राकेश जी, प्रतापनगर विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं। छात्र राजनीति से ही आप लगातार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत कम उम्र में आपने राजनीतिक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू लिया है। आगे क्या लक्ष्य है? कि आपने मुझे अपने चैनल में आने का अवसर दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और आपने कहा कि कम उम्र में राजनीतिक ऊंचाइयां देखी, तो पार्टी संगठन में लगभग मैं 25 सालों से मैं। जी जी जी, आप बोलिए, मुझे आपकी आवाज मेरी आवाज आ आ रही रही? जी, यहाँ डिस्टर्ब तो लग रहा है। तो राजनीतिक जीवन में, छात्र जीवन से हम लोग राजनीति में आगे थे, और ठीक लगभग 25-26 साल का जीवन हमारा सामाजिक जीवन आज हो गया है। तो 1994-95 में जब हम लोग पहली बार छात्र संघ में, गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर टिहरी में छात्र संघ में हम लोग पदार्पण हमने किया। 3-4 छात्र संघ के चुनाव जीतने के बाद पार्टी संगठन ने विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां दी। युवा कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा, युवा कल्याण विभाग में बहुत लंबे समय तक मैं चेयरमैन रहा, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पिछली बार मैं सचिव था। और हिंदुस्तान के लगभग 15 से 18 राज्यों में मुझे पार्टी संगठन के स्तर पर काम करने का अवसर मिला। और जब हमने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया और जनमानस के लिए काम किया, तभी जाकर आज एक जिम्मेदारी मिली। और लगातार दूसरी तीसरी बार मैं आज पंचायत में भी अपने क्षेत्र से हूँ, और पार्टी ने एक बहुत अहम और मजबूत एक बड़ी जिम्मेदारी आज मुझे दी है कि वो इस परिस्थिति में, जब आज आप जानते हैं हमारे जनपद में आज विधानसभा में एक भी विधायक हमारे पास नहीं है, और बड़ी चुनौती के साथ आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं पार्टी संगठन का धन्यवाद करना चाहूंगा, जनमानस का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए हम तैयार हैं। और आगे आगे तो आप जानते हैं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना भी स्वाभाविक है, और बड़ी महत्वाकांक्षा रखना भी, तभी जाके आदमी और अच्छी करता है। तो अभी मेरे पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आज मेरी जिम्मेदारी की मैं टिहरी जनपद की जो हमारी 6 की 6 विधानसभा है, उन्हें जिताकर हम लोग जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाई। यही हमारा पहला लक्ष्य है। राकेश जी, टिहरी कांग्रेस ने आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, आपने पूरा होमवर्क किया होगा पूरे 6 विधानसभाओं का, लेकिन क्योंकि प्रतापनगर आपका अपना होम टाउन है, वहां पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा होंगी, डेफिनेटली ज्यादा होंगी। आपको थोड़ा सा, जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में, हमने जिक्र किया, इतनी कम उम्र में आपने ऊंचाइयों को छुआ है, राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ है, आपने कुछ होमवर्क अपनी विधानसभा में भी किया होगा। 20 साल हो गए राज्य को बने हुए। पहला जब फूल सिंह जी वहां से चुने गए थे और आज स्थिति में कितना अंतर पाते हैं? राजनीतिक दलों की कमियां रही, खूबियां रही, किस दल की क्या रही, जब ये राज्य गठन हुआ था उस समय से और आज के समय में कितना फर्क पाते हैं विकास को लेकर के? देखिए, बहुत आपका महत्वपूर्ण और लाजमी सवाल है कि 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, और 2000 में राज्य बनने के साथ साथ पहले से ही टिहरी बांध का काम, जो निर्माण कार्य है, वो प्रगति पर था। प्रतापनगर का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, तब चाहे पहले राज्य बनने से पहले की कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या राज्य बनने के बाद की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उन कोऑर्डिनेशन कमेटियों में जो प्रतापनगर के उस समय बहुत जिम्मेदार लोग थे, उनमें तब चाहे ब्लॉक प्रमुख वहां के हों या और जो जनपद की और उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हों, उन लोगों ने प्रतापनगर की आवाज को बहुत मजबूती के साथ नहीं रखा। वही लोग आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, वो आज भाजपा सरकार में बहुत सारे विभिन्न पदों पर वो लोग हैं। ये स्पष्ट करें कि क्या आवाज थी जिसको उठाया जाना चाहिए था उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी में? देखिए,
निश्चित निश्चित तौर पर आज एक मैं आपको बता दूं, टिहरी बांध जब बन रहा था तो टिहरी में लगभग जो छोटे बड़े लगभग 12 पुल टिहरी बांध की झील में जी डूबे थे। आप जानते हैं कि जो कनेक्टिविटी थी प्रताप नगर की, वो सारी टिहरी बांध बनने के बाद जो है, जब 2002 में टिहरी की T1 T2 और T3 T4 जो बंद, तो सारे ये पुल डूब गए थे और कनेक्टिविटी खत्म जी हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या उसके पहले के जो लोग थे, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे, जो वहां के जिम्मेदार लोग थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन मुद्दों को बहुत बड़े स्तर पर जी उठाते? और उनकी लापरवाही की वजह से ही हमको वहां आप जानते हैं कि इतने लंबे समय तक, इतना लंबा सफर जो है हमको आज बिना कनेक्टिविटी के काटना पड़ा, और हमारे जो वहां के जनमानस हैं, लगभग 1.25 लाख की जो आबादी है, उसको बहुत ज्यादा लंबा सफर करना पड़ा। आप जानते हैं कि अगर चांटी डोबरा पुल न बनता वर्तमान समय में, तो हमारी स्थिति बहुत खराब थी। बिल्कुल तो दूसरा, पहला जब राज्य बना 2002 में, पहली निर्वाचित सरकार हुई, तिवारी जी की जी सरकार हुई, तब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय चांटी डोबरा पुल स्वीकृत हो जी गया था, और 2006 में स्वीकृत हुआ, और 2007 में जो जब चुनाव हुए फरवरी में, तो फिर कांग्रेस की सरकार चली गई और यहाँ भाजपा की सरकार आई। उस 5 साल में जो वहां पर जो 100 करोड़ की लागत से चांटी डोबरा पुल बना था, जिम्मेदार लोगों की लोगों ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से जो है वो 5 साल जो पूरे बर्बाद हुए। उस 5 साल में वहां पर जो है कोई भी काम धरातल पर नहीं हो पाया। सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खरीदारी करनी थी, वो खरीदारी करी, बाद में बल्कि उन पर भी बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगे, राकेश जी, वो भी बहुत ये सही जो तरीके से जिम्मेदार खरीदारी लोगों हुई। की बात आप कर रहे हैं, वो दोनों दलों में ही या केवल आपके हिसाब से दूसरे विपक्षी दलों में? देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि जब जब 2002 में राज्य राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस जी की आई, तो 2006 में वहां के लोगों ने आवाज जी उठाई, वहां की जनता की आवाज थी, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन भी जी किया। और 2006 में तिवारी जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार जब थी, तब जो है 100 करोड़ की लागत से चांटी डोबरा पुल का निर्माण की स्वीकृति जी मिली। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 2007 में फिर हमें अवसर नहीं मिल पाया, ना हमारे वहां विधायक जीत पाए और ना हमारी सरकार बन पाई। तो भाजपा की सरकार 2007 में फिर भाजपा की सरकार आई, उनके जिम्मेदार लोग थे, उनके विधायक आए, उन्होंने उन 5 सालों में चांठी डोबरा पुल के निर्माण से लेकर और प्रताप नगर की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, उन पर कतई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वहां प्रताप नगर का जो विकास है वो बहुत पीछे चले गया। उसके बाद फिर 2012 में उत्तराखंड की जनता ने और प्रताप नगर की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, वहां विक्रम सिंह नेगी जी वहां के विधायक बने, हमारी सरकार आई। फिर उसके बाद जो एक किस्म से मैं ये कह सकता हूँ, जो ढंगार में गई हुई गाड़ी है, उसको बहुत तरीके से उन्होंने खींचने का काम किया, और हमारी सरकार बनी। विक्रम सिंह नेगी ने बहुत मेहनत करी, हरीश रावत जी का उसमें पूरा आशीर्वाद रहा, और तब जाके हमारे आदरणीय नेता प्रीतम सिंह जी ने बहुत मदद करी, तब जाके चांटी डोबरा पुल आज बन पाया। बिल्कुल और भाजपा भले उसका ढंडोरा पीट रही, वो श्रेय लेने बिल्कुल। की हौड़ में भाजपा के लोग राकेश जी, हैं, शायद ये आप सब ये जानती कहना है। चाह रहे हैं कि जो पुल डोबरा चांठी वाला जो पुल अब निर्मित हुआ है, यदि वो समय पहले निर्मित हो जाता है, मतलब उसको प्लान में शामिल किया जाता है झील बनने के दौरान या पहले प्रपोज किया जाता, तो लागत कम आती है और कम समय में तैयार हो जाता, लोगों को काला पानी की सजा नहीं भुगतनी पड़ती। देखिए, मैं आपको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं कि जब आपको ध्यान होगा, याद होगा शायद आपको, भल्डियाना में प्रताप नगर की महान जनता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उन्नीस और सौ निन्यानवे में उस आंदोलन की उपलब्धि उन्नीस सौ रही निन्यानवे की बात कर रहे हैं क्या? भल्डियाना में। जी जी, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। उसकी ये उपलब्धि रही, 198 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज उस समय एक पास हुआ, टिहरी बांध विस्थापित और प्रभावित दोनों क्षेत्रों मेरे के ख्याल लिए, से एक सौ प्रभावितों तिरासी के लिए भी करोड़ बना का और था। विस्थापितों के लिए भी एक पैकेज एक सौ बना तिरासी करोड़ का। है। सॉरी, 183 करोड़ का, बिल्कुल 183 करोड़ का जी पैकेज जी था। उसमें क्या था कि उसमें उसमें बड़े पुल बनने थे, लेकिन उस समय बड़े पुल न बन के जो है, उस समय जो छोटे छोटे दो लाइट व्हीकल पुल बने, एक जो स्यासू और एक पीपल डाली वाला पुल बना। हमें ये लगता है कि उस समय ही बड़ा पुल बन जाना चाहिए था, जो ये चांठी डोबरा में वर्तमान में पुल बना, तो उसकी लागत भी कम आती, और उस समय सही समय पर वो पुल भी बन जाता, क्योंकि तब टेरी बांध की झील नहीं राकेश बनी थी। जी, और जो ये पुरानी आरोप भी टेक्नोलॉजी आप लगते हैं, जी आपकी क्षेत्र की जनता के लोग ही ये आरोप लगाते हैं कि वर्ष 1999 में जो बड़ा आंदोलन भलियाना पुल के पास हुआ था, उस पर जनता को कुछ गुमराह किया गया। यानी डीएम मौके पर आए थे और डीएम के आते ही जो जाम था, चक्का जाम था, उसको खोल दिया गया, यानी केवल जनता को बरगलाने के लिए वहां पर लाया गया था। शायद कुछ सेटिंग पहले हुई थी, इस तरह की बातें जनता के बीच से कुछ आ रही है। उस वक्त लोगों ने नाराजगी प्रकट भी की थी अपने राजनीतिक नेतृत्व के लोगों से। क्या ऐसा कुछ हुआ था? जी, देखिए, ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा
बहुत बड़ी राजनीतिक सूझबूझ हमारे अंदर भी, क्योंकि हम लोग छात्र नेता हुआ करते थे। लेकिन जो उसमें उस दिन हमने उस आंदोलन के लिए बहुत मेहनत करी थी, छात्र जीवन में रहते हुए। वहां लोग, सारे लोग आए थे, लाखों की संख्या में वहां पे टिहरी के लोग भी गए थे, थचूड़, आपके जो हमारी धनोल्टी विधानसभा की जो हमारा थौलधार वाला इलाका है, वहां के लोग भी थे, टिहरी से, जाखणीधार, प्रतापनगर, सारे लोग आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, गुमराह किसी को नहीं किया गया था। वहां पे जिलाधिकारी आए थे, पुलिस प्रशासन आया था, और ये तय हुआ था कि इसके बाद में एक प्लान तैयार किया जाए, एक बहुत बड़े स्तर पर प्लान किया जाए, और उसमें बड़ी अमाउंट के साथ वो प्लान बनाया गया। 183 करोड़ का एक पैकेज बना। उसमें सारे शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, और बहुत सारी चीजें, पुलों के निर्माण के लिए, जो एक जो प्राथमिक की जो सुविधाएं होती है, इन सबको बनने के लिए कार्य योजना बनाई गई थी उसमें। लेकिन उस समय ये सच्चाई है जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भी प्रतापनगर क्षेत्र का जो है उस समय अनदेखी हुई उस मामले में भी। प्रतापनगर के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन उसमें किया, बहुत बड़ी मेहनत उस आंदोलन में करी, लेकिन जो उसके बाद जो उसकी बंदरबांट हुई पैसे की, उसका बहुत अच्छा फायदा प्रतापनगर के लोगों को नहीं मिल पाया। उसके बाद पूरे जिले में जो अफेक्टेड एरिया हुए, प्रभावित क्षेत्र हैं, या टिहरी बांध विस्थापित, सबके उसमें उसको वो पैसा पूरा खर्च हुआ। वहां के लोगों, देखिए आपने देखा कि लमगांव में डिग्री कॉलेज के लिए भी वहां के लोगों ने फिर आंदोलन किया। राकेश जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब ये आंदोलन समाप्त हो गया था, उसके बाद ये जो सत्ता के जो नदी का एक पार वाला इलाका है, सत्ता के 2 केंद्र से बन गए थे, और जो 2 प्रमुख ब्लॉक प्रमुख का जो इलाका है, उसमें जो विकास एक जगह अच्छी तरह से होना चाहिए था, वो 2 ब्लॉकों के बीच में बढ़ गया। एक ब्लॉक वालों ने कहा कि हमारे यहाँ अस्पताल खोल दीजिए, डिग्री कॉलेज भी खोल दीजिए, दूसरे ने कहा कि हमारे यहाँ भी खोल दीजिए। न तो पूरी तरह से वहां पर संसाधन जुट पाया, न पूरी तरह से संसाधन यहाँ पर जुट पाए। तो कहीं ना कहीं सत्ता के 2 केंद्र बन गए थे, ये भी पूरी विकास के बीच में आड़े आया। नहीं, सत्ता के केंद्र बनने वाली जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो प्लान बनाया गया था, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। उस समय वहां के प्रतापनगर से जो ब्लॉक प्रमुख थे, वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। जाखणीधार के ब्लॉक प्रमुख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। नगर पालिका चेयरमैन जो वर्तमान में विधायक हैं, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। तो जो वहां के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, या हो सकता है कि उन्होंने अपनी बात बहुत तरीके से नहीं रख पाए, उस पैकेज को बहुत अच्छे से बनाने में। जानना चाह रहे थे आपसे ना, आवाज ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लंबगांव में डिग्री कॉलेज है, और एक किसी दूसरी जगह अगोड़ा में भी शायद 2 जो सेंटर बने हैं, अस्पताल या डिग्री कॉलेज, 2 जगह जो बने हैं, क्या वो दोनों जगह ढंग से चल पा रहे हैं, या दोनों जगह स्थिति खराब है, या एक जगह सेंट्रलाइज जगह बनता तो ज्यादा बेहतर बनता? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लमगांव देखो, जो उसमें जब वो पैकेज बना, उसमें कमिश्नर वहां पर आए, फिर जब वो धरना प्रदर्शन आंदोलन चला, लमगांव में भी जो कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने डिग्री कॉलेज की बात करी, प्रतापनगर के नजदीक डिग्री कॉलेज खोलने की बात की गई। लेकिन वो ठीक है, राजनीति में होता है, हर आदमी अपने क्षेत्र की बात करता है। जाखणीधार के जो हमारे नेता थे, उन्होंने जाखणीधार की बात करी, जो प्रतापनगर के थे उन्होंने प्रतापनगर की बात करी। लेकिन चले ठीक है, आज अगर 2 डिग्री कॉलेज भी खुल गए आज, हाँ, क्योंकि राज्य बनने का यही तो हम लोगों को फायदा है कि हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है, उनको नजदीकी डिग्री कॉलेज मिले, IITI मिले, और बहुत सारी ज्यादा फायदा मेरे क्षेत्र को हो। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, आपने कहा कि सत्ता के 2 केंद्र नहीं बने थे, और अपना अपना राजनीतिक रूप से ऐसा होता है, चलो मान लेते हैं। लेकिन ये जरूर जनता भी जानना चाहेगी कि इतना लंबा समय, जो काला पानी का समय उन्होंने गुजारा है, हालांकि अब पुल बन गया है, जो समय पर बन जाना चाहिए था, लेकिन अब चलो पीछे की बात हम छोड़ देते हैं। अब आगे कितना आपको लगा कि किस किस क्षेत्र में आप लोगों ने कृषि, बागवानी, पर्यटन, आजीविका को लेकर के, जब 2 राज्य बना था, उस वक्त क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है? आप पीछे गए हैं, आगे गए हैं? और अगर अब जब विधानसभा की बात आती है, नेतृत्व करने की बात आती है, तो आपको क्या लगता है कि जो भी विधायक बनेगा, उसके सामने क्या मुद्दे रहेंगे? क्या इस तरह का एक प्लान होगा कि क्षेत्र में जो अब तक पीड़ा झेली है, क्षेत्र का विकास हो? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास होना भी ये बहुत जरूरी भी है, और समय के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें भी आती है। जब राज्य नहीं बना था, उससे पहले और वर्तमान समय में देखिए बहुत ज्यादा अंतर और बहुत ज्यादा फर्क हो गया है।
आज की ये जरूरतें हैं। आज क्या है कि पहले के जमाने के जो लोग थे वो कृषि पर आधारित लोग थे। अगर माना बहुत ज्यादा हर परिवार में अगर किसी को रोजगार नहीं मिल पाए तो अपनी खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार के काम धाम करके ही अपना जीवन चलाते थे। उन्हें हल्का फुल्का ही साल भर में अगर 3-4 महीने का भी काम मिल गया, 6 महीने का काम मिल गया तो उस पर ही अपना रोजी रोटी चलाते थे। वर्तमान समय में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार को हम बहुत कई नजरे से हम लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुकना चाहूंगा की माना आपने बात की। राकेश जी, एक मिनट। हमारे विक्रम रमोला जी हैं, इन्होंने एक मैसेज भेजा हमको कि राणा जी प्रतापनगर विधानसभा सीट के उपयुक्त प्रतिनिधि हैं, युवा भी हैं और ऊर्जावान भी, नए आयाम के साथ वक्त की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जमीनी व्यक्ति हैं। फूल सिंह बिष्ट जी के बाद कांग्रेस के चिंतनशील और बौद्धिक व्यक्ति हैं। चलिए, आपके ही समर्थक लग रहे हैं। चलो, आपको शुभकामनाएं। आपकी तरफ से लोग कमेंट्स करना लोगों ने शुरू कर दिया। तो राकेश जी, हाँ, आप बताइए थोड़ा सा वो उन चीजों का जिक्र करना चाह रहे थे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि दरअसल राज्य बनने के बाद हम आगे बढ़े भी हैं या पलायन हो रहा है। आपने होमवर्क किया होगा कि क्या क्या चीजें थी जिस चीज में हम लोग आगे बढ़ सकते थे। जिस तरह से टीवी झील बनी है, पर्यटन को लेकर के उम्मीदें थी लोगों को, कितना मिला है, कितना खोया है, कितने पीछे हैं हम, कितने आगे भविष्य के उम्मीद है। नहीं, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रमोला जी का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार, स्नेह और सम्मान दिया। और हमारे क्षेत्र के सारे नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, हम मुझे बहुत मान और सम्मान प्रेम करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सामाजिक राजनीतिक परिवेश में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो आप जिन तमाम विषयों का आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि दो राज्य बनने से पहले और वर्तमान में देखिए बहुत ज्यादा अंतर आया। ऐसा नहीं, जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तो हमारी प्रदेश के 13 जनपद हैं, उनकी स्थिति क्या थी ये आप भी जानते हैं। राज्य बनने के बाद कहीं न कहीं प्रदेश के जो एक नौकरी की जो हमारी प्रक्रिया होती है सरकारी विभागों में, उनमें आप जानते हैं कि प्रदेश के नौजवान लगे। जब राज्य बना 2002 से 2007 में जो पहली गवर्नमेंट थी उसने लगभग आप मान के चलो कि लाखों की संख्या में यहाँ के बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने का काम किया पूरे प्रदेश में। रहा सवाल प्रतापनगर का, तो प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों को भी उसका उन 7 सालों में, जहां बहुत दूर दराज टिहरी जनपद के जो अंतिम गांव है, सौंदी है, रेका है, बेजभागी, किमखेत है, इधर हमारा धारमंडल के ढुंगमंदार के बहुत अंतिम गांव मंदार से लेकर सैंड से लेकर तमाम जगह जब बहुत दूर दूर तक सड़कें नहीं गई, राज्य बनने के बाद उन 2002 से 2007 तक जब सरकार आई तो उसका घर घर गांव गांव उसमें सड़कें गई, बिजली गई, पानी, बहुत सारा उस समय विकास हुआ है। उसके बाद एक बीच में थोड़ा सा जब सरकारें बदली है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका एक विकास का एक पहिया रुका है। आज वर्तमान समय में प्रतापनगर 2-3 चीजों में आपने देखा बहुत महत्वपूर्ण, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में आप अगर लेंगे तो सेम नागराजा मुखेम जो जिसे हम उत्तर की द्वारिका नाम से जानते हैं, वो बहुत सिद्ध स्थान हमारे पास है। पर्यटन का बहुत बड़ा, पर्यटन भी और आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र का भी बहुत बड़ा केंद्र है। उसके साथ साथ जैसे आपने देखा खैट की हमारी ये पीढ़ी पर्वत है, पीढ़ी की खैट की आचरी और भराड़ी के नाम से जो आप जानते हैं, पर्यटन की दृष्टिकोण में वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रतापनगर जो वहाँ का केंद्र बिंदु है, वहाँ के हमारे विधानसभा के तहसील है, ब्लॉक मुख्यालय है, वो जरूर वहाँ जितना उसका विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया उसका विकास। उसके लिए और प्रयास करने की हम सब लोगों को जरूरत है और उसके विकास में हम सब लोगों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी बहुत जरूरी है। रही बात आपने जो पलायन का जिक्र किया, पलायन 2 तरह का है, ये सारे उत्तराखंड में। एक पलायन है समृद्धि का पलायन, कि अगर किसी परिवार में किसी को रोजगार मिल गया, कोई नौकरी पेशे में लग गया, कोई बहुत अच्छी जगह जिसके आर्थिक संसाधन मजबूत हो गए, उसने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कहीं मैदानी क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ से जो हमारा व्यावसायिक केंद्र बड़ा केंद्र हमारा ऋषिकेश है या हमारा देहरादून है, जो बहुत हमारे अच्छे बड़े बड़े जो मुख्यालय केंद्र हमारे यहाँ से नजदीक पड़ते हैं, वहां ले गए हैं। दूसरा है कि मजबूरी का है, तो जैसे आदमी अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए अपना एक वहां से पलायन कर रहा है, क्योंकि वहाँ वर्तमान समय में खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इस तरह का नहीं हो पा रहा कि वो अपनी जो है आने वाली पीढ़ी को या अपनी वर्तमान पीढ़ी को पाले या संभाले, तो वो भी एक पलायन है। 2 तरह का पलायन मैंने आपको बताया। तो पलायन की दृष्टिकोण में ये बात सच्चाई है, प्रतापनगर का पलायन बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत सारे गांव हैं जो आज हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, प्रतापनगर के जैसे आप खंबाखाली गाँव है, शेमुखे में गाँव है, हमारे यहाँ सेरा एक हमारा गाँव है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण के लिए हमारे पास देने के लिए हैं कि जिन गाँव में वर्तमान समय में मात्र, जिन गांव में अगर 200 परिवार थे तो वहां मात्र 20 परिवार भी आज नहीं है, तो वो उन लोगों ने पलायन किया। ये भी एक बड़ा हमारे पास वो है, प्रश्न चिन्ह लगता है हमारे विकास में। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को एक बहुत ठोस नीति बनानी चाहिए, खासकर नौजवान पीढ़ी के लिए जो है 2-3 चीजों का बड़ा अभाव है क्षेत्रों में। पहला मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अभी और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।
दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे प्रतापनगर का ये दुर्भाग्य है कि जो हमारा केंद्र बिंदु है उधर, जो 5 पट्टी का उपली, रमोली, रोणद रमोली, ओण, भदोरा और रेका, उसका केंद्र बिंदु लमगांव पड़ता है, जो हमारा व्यापारिक और सामाजिक केंद्र बिंदु हमारा। वहां पर जो एडिशनल पीएससी है उसकी स्थिति आप देख लीजिए, जो सीएससी है उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि एक डॉक्टर तक जो है प्रॉपर वहां पर अस्पताल में नहीं है, वहां पर एक्सरा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, वहां पर नर्सेज नहीं है। ऐसी हमारे प्रतापनगर की स्थिति है, ऐसी हमारा सैन मंदार की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में अभी भी क्षेत्र को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे कि जो क्लाइम बढ़ रहा है वो रुक सके। हाँ राकेश जी, बिल्कुल। मैंने जैसे कहा था कि आप पूरे जिले के जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन क्योंकि प्रतापनगर आपका होम टाउन है, आपने वहां से पूरा कैलकुलेशन किया होगा। थोड़ा ये समझना चाह रहे थे आपसे कि वोटों का गणित, मतलब किस इलाके में, किस पॉकेट में कितने वोट रहते हैं, किस तरह के लोग हैं, किसान हैं, जैसे अब मैंने कहा कि जो प्रतापनगर का इलाका है, जो झील से लगा हुआ नीचे वाला इलाका है, और एक इलाका गंगा से इधर वाला इलाका भी इसमें पड़ता है, तो लगभग वोटों का कितना कितना परसेंटेज है, किस इलाके में कितने कितने परसेंटेज है, और सब क्या मतलब गांव के लोग हैं, काश्तकार हैं, नौकरीशुदा हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, प्रतापनगर विधानसभा का मैं आपको भूगोल बताना चाहता हूँ। प्रतापनगर विधानसभा का जो भूगोल है, एक तरफ हमारा उत्तरकाशी जनपद लगता है, चौरंगी जगह आपने सुनी होगी, चौरंगी खाल जो है, वहां से हमारा प्रतापनगर जो है जी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतापनगर विकासखंड में 5 पट्टियां हैं। पहला है उपली रमोली, दूसरा है रोणद रमोली, तीसरा है ओण, फिर है भदूरा और रेका। ये तो प्रतापनगर विकासखंड की 5 पट्टियां हैं। यहाँ पर लगभग 55 से 60 हजार मतदाता यहाँ पर रहता है। 55 से 60 हजार। दूसरा हमारे पास जाखनीधार विकासखंड है, जो जाखनीधार विकासखंड की हमारे पास 2 पट्टियां हैं। हमारे पास एक तो हो गया धारमंडल पट्टी है, है। यहाँ पर वर्तमान समय में 18 हजार मतदाता है। धारमंडल और ढूंगमंदार, दो पट्टियां हैं। ये जाखनीधार विकासखंड की 2 पट्टियां हैं जो हमारी विधानसभा में लगभग 18 हजार मतदाता यहाँ पर है। एक और हमारे पास एक क्षेत्र है जो धौलधार विकासखंड है, उसकी एक पट्टी है हमारे, जो पट्टी आपने सुना होगा, जो बल्दियाना से हमारे वाले तरफ लगती है, जो झील के वाले तरफ वाला इलाका है, चंबा से हो जाता है और आपका उधर थौलधार की तरफ टच होता है, जो पट्टी के नाम से रामगढ़ हमारा ब्लॉक यूनिट हमारी वहां पर है। यहाँ पर है ये लगभग 8,500-9 हजार मतदाता वाले क्षेत्र में भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 तरह का हमारे पास ये मतदाता, 3 क्षेत्रों का एक ही, उसमें ज्यादा जो बाहुल्य है वो प्रतापनगर विकासखंड का है, क्योंकि वहां पर 5 पट्टियां हैं और एक पूरा ब्लॉक है, पूरी एक तहसील है, और लगभग 55 से 60 हजार मतदाता जो है उस ब्लॉक का है, हमारे क्षेत्र का है। तो बाहुल्य वहीं का ज्यादा है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया। आपने कहा कि जो प्रतापनगर का इलाका है 55 से 60 हजार वोटर हैं, जो आपने दूसरा बताया वहाँ 18 हजार है, जो आप पट्टी वाला इलाका जो नदी के इस तरफ है 9 हजार करीब वोटर बताया। लेकिन प्रतिदिन तो फूल सिंह बिष्ट जी के बाद से लगातार इस तरफ गया, तो कोई राजनीति होती है इसको लेकर के, या विकास कार्य ज्यादा हो रहे हैं, या वो सेंटर में पड़ता है, या इस तरफ ज्यादा कैंडिडेट उठ जाते हैं, ऐसा क्या है इसका जो आपने भूगोल समझाया था, राजनीति में समझा दीजिए। मैं बताता हूँ आपको। पहली जब 2002 की विधानसभा के जब चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बिष्ट जी को टिकट दिया, और फूल सिंह बिष्ट जी एक बहुत पुराना एक नाम था, ब्लॉक प्रमुख वहां के रहे हैं, पंचायतों में लगभग उनका 25-30 सालों का जीवन उनका पंचायत में रहा, और बहुत पुराने अनुभवी पुराने जमाने के नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे टिकट दिया वो कर्नल कुड़ियाल साहब को टिकट दिया था। कर्नल कुड़ियाल साहब आर्मी से उसी समय तुरंत रिटायरमेंट आए, और वो भी वहीं हमारी ओण पट्टी के रहने वाले थे, प्रतापनगर की ओण पट्टी के रहने वाले थे। और तीसरे जो कैंडिडेट वहां जो प्रतापनगर विधानसभा में निर्दलीय लड़े थे, वो धारमंडल पट्टी से लड़े थे, और जो आज भाजपा के विधायक हैं विजय सिंह पंवार जी, वो निर्दलीय लड़े थे। तो कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट उनको लगभग 12,500 हजार वोट उस समय पड़ा, वो चुनाव जीत के थे। दूसरे नंबर पे ये निर्दलीय जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं विजय सिंह पंवार जी, वो लड़े, उनको लगभग 9-9.5 हजार के करीबन वोट उनको मिला था। तो जो भाजपा के वहां पे कैंडिडेट थे कर्नल कुड़ियाल साहब, वो उनको जो है 5,500-6 हजार के करीबन उनको उस समय वोट पड़ा। तो ये तो उस समय का। उसके बाद क्या हुआ कि 2007 से और 12 में फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी थे विजय सिंह पंवार जी, उनको भाजपा ने टिकट दे दिया, और कांग्रेस ने फूल सिंह बिष्ट जी को टिकट दिया। तो बहुत कम वोटों से, लगभग 1200-1300 वोटों से उस समय विजय सिंह पंवार जी भाजपा के जो
कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए थे। ये धारमंडल पट्टी से आते हैं, रेखा धारमंडल के बीच में इनका गांव, भले टिहरी बांध की झील में इनका गांव डूब गया था, जो आपको ध्यान होगा टिहरी के ठीक सामने इनका गांव गांव था, वो वहां पर इनका गांव डूब गया था। लेकिन इनका पुराना एक राजनीतिक जीवन वहां पे छात्र संघ रहा, तो रेखा धारमंडल पट्टी में इनकी अच्छी एक पकड़ पैठ हुआ करती थी। तो उसके बाद 2012 के बाद जब विधानसभा के तो दुर्भाग्य से फूल सिंह बिष्ट जी जो है, जो हमारे विधायक हुआ करते उस पहले, वो उनका निधन हो गया था। और निधन होने के बाद जो है धारमंडल पट्टी से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, हमारे विभिन्न पदों पे हमारे, और 2002 से 2007 में तिवारी जी की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं विक्रम सिंह नेगी जी। विक्रम सिंह नेगी जी को पार्टी ने टिकट दिया और 2012 में फिर जो है विक्रम सिंह नेगी जी ने जो है भाजपा के कैंडिडेट को परास्त करते हुए और फिर उनको जो है वो चुनाव जीत गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक समीकरण था उस तरह की, पार्टी ने जो है टिकट उनको दे दिया। और वो हमारे दोनों पुराने नेता थे, दोनों लोग जो है पुराने, ऐसा नहीं कि इसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं कि कोई क्षेत्रवाद वाले। तो आने वाले भविष्य में अगर पार्टी संगठन अगर जो हमारा प्रतापनगर का उधर का क्षेत्र है वहां टिकट देगा तो निश्चित तौर पर वहां के लोग की जीत होगी। या यहाँ वर्तमान में आज दे रहे तो क्योंकि पार्टी चाहे वो औंधी का हो, चाहे वो ढोंगमंदार का हो, तब चाहे वो युवा पट्टी का वो पार्टी के लिए लगता है। दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, विधानसभा टिकट के लिए? देखिए, मेरा दावेदारी करना न करना कोई बड़ा वो सवाल, ये ऐसा बहुत सवाल नहीं है, क्योंकि आज मैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और जिलाध्यक्ष होने के नाते आज मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं टिहरी जनपद के हमारी जो 6 की 6 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास एक भी विधायक यहाँ पर नहीं है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हमारी 6 की 6 विधानसभा की सीटें जीते। पार्टी तब चाहे किसी को भी टिकट दे, तब चाहे मैं मुझे दे या हमारे जो वहां पर प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह नेगी जो पिछली बार बहुत कम मतों से जीते, वो हमारे सीनियर हैं उनको दे, या टिहरी में और किसी को दे, जहां पर भी दे, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी मुझे जिस स्तर पर भी भेजेगी, मैं वहां पार्टी के हित के लिए और पार्टी संगठन के लिए काम करूंगा। और आने वाले समय में ये प्रयास करूंगा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बने और हमारे 6 के 6 विधानसभा की सीटें हम लोग जीत पाए। राकेश जी, आपने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, यदि पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है तो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो जो अभी तक जो विधायक रहे हैं उनसे किस तरह से हटकर रहने वाला, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है? देखिए, मुझे वर्तमान में पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है कि मैं संगठन का एक मुखिया होने के नाते फिलहाल तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं टिहरी जनपद का जो हमारा संगठन का जो ढांचा है, पहले मैं उसको बहुत ठीक तरीके से मजबूत करूं, और बाकी भविष्य में पार्टी जिस तरीके से जिसको जो आदेश करेगी तो उसको उन सबको भी उसका निर्वहन करना पड़ेगा और हम सब लोग करेंगे। इस समय प्रतापनगर में ज्यादा चांसेस कांग्रेस बीजेपी के ही आमने सामने पड़ने के हैं, लेकिन क्या आम आदमी यूकेडी के लोग भी यहाँ से कुछ रखेंगे, दखल रखेंगे इस वक्त? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा योगदान उस समय रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उस समय उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ने में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राज्य बनने के बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सरकार में आई, उसके बाद फिर आपने 5 साल बाद देखा फिर भाजपा आई, तो इस बीच जो है उत्तराखंड क्रांति दल हो या अन्य कोई दल हो, उन्होंने अपनी ठीक जगह नहीं बना पाई। उन्होंने अपने जो एजेंडे हैं, अपना जो मैनिफेस्टो है, अपनी जो बातें हैं, वो जनता में ठीक तरीके से वो नहीं रखी। कांग्रेस और भाजपा ने जो है दोनों ने अपनी ठीक पैठ बना दी है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी वर्तमान समय में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अपना कोई बोलबाला या अपना इस तरह का कोई बहुत ज्यादा मतों का ध्रुवीकरण कर पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, मैदानी क्षेत्र में हो सके अगर कहीं बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। अभी तो वर्तमान में सीधा आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हमारा आमना सामना है। तब चाहे आप प्रतापनगर देख लीजिए, तब चाहे आप टिहरी में देख लीजिए, तब चाहे आप घनसाली में देख लीजिए, तब चाहे आप धनोल्टी में देख लीजिए, आप जहां भी देखेंगे इक्का जगह में इक्का जगह ऐसी विधानसभा ऐसी है जहाँ की त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन और जो आम आदमी पार्टी हो या यूकेडी हो या अन्य कोई दल हो, इस तरह की अपनी पैठ नहीं बना पा रहे। राकेश जी, आप मुखिया हैं, जिले के मुखिया हैं इस वक्त, और पूरे देश में ये जो मोदी की आंधी कही जा रही है कि लगातार
आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो कांग्रेस बिखराव की तरफ दिखती है। नेतृत्व की बात चल रही है, नेतृत्व क्लियर नहीं है, आपस में झगड़ा चल रहा है, 4 गुट में बटे हुए हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में आप मतदाताओं को किस तरह से कहेंगे? एक तरफ तो जो बीजेपी का संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर से मजबूत दिख रहा है, वो मोदी की लेकर के चल रहे हैं, और आपका प्रदेश स्तर पे एकजुट नहीं है। काफी दिक्कतें तो होंगी आपको भी। आवाज मिल पा रही है कि हेलो, आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, फिर से बोलिए, बीच में आवाज नहीं आ पा रही जी। मैं आपको एक चीज बता दूं, जी पहले तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी संगठन स्तर पर किसी भी तरह की कोई जो है आपसी गुटबाजी का कोई सवाल नहीं है। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे नेतृत्व क्लियर कीजिए, नेतृत्व का क्लियर कीजिए, चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन पहले तय कीजिए कि नेतृत्व किसके चुनाव में लड़ा जाएगा। देखिए ये उनका अपना 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 सवाल है। वो हरीश रावत जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं, जी और पिछली बार भी हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। और अगर पार्टी हाईकमान अगर ये तय कर रही है कि पार्टी हाईकमान ने ये कह दिया है कि सब लोगों को मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता। हेलो। हमारे दिग्गज नेता, तब चाहे हमारे हरीश रावत जी हैं, हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे अभी टीम के लीडर हैं, जो हमारे नायक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और भी इंदिरा हिंदी जी हो गई हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं। हमारे पास नेताओं की कहीं भी कमी नहीं है। नेताओं की कमी भाजपा में वहां अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए वहां सीधा जो है, और जैसा मॉनिटर ने बोल दिया, जनरल मॉनिटर ने कोई बात बोल दी है तो सीधा उस बात को फॉलो किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है पार्टी के अंदर, और अपनी बात को अंदर पार्टी फोरम पे हो या हम दूसरे और तरीके से भी अपनी बात रखते हैं, और पार्टी हाईकमान उस बात को सुनता भी है। अब हमारे सीनियर नेता लोग अपनी बात को कह रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि उसका फायदा होना है, लेकिन वर्तमान समय में सबकी ये अवधारणा है कि हम सब लोग प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कहा जा रहा और है क्योंकि हिमाचल पैटर्न पे ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में हिमाचल पैटर्न चलता है। एक बार बीजेपी आती है, फिर लोगों में नाराजगी होती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर नाराजगी होती है, इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, फिर बदलाव होता है। तो उस हिसाब से इस समय कांग्रेस का नंबर था। लेकिन ये जो बिखराव है, जो नेतृत्व में जो दिख रहा है उत्तराखंड प्रदेश में, उसका कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। आप उसको खुद महसूस कर रहे होंगे। इसलिए ये बात कही जा रही थी कि जीत की बारी आपकी थी, सत्ता को लेने की बारी आपकी थी, लेकिन अब सवाल उठने लगे। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहीं दूर दूर तक बिखराव नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं है, और बिखराव वाली कोई जैसी बात नहीं है। रही बात आप जो कह रहे हैं हिमाचल पैटर्न, उत्तराखंड का पैटर्न भी आज वही है। आज आज आपने देखा केंद्र सरकार ने कितने बड़े भारी लोगों के साथ वादे किए थे। आप एक तरफ से अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा एक समय हमारे पास लग जाएगा। केंद्र सरकार ने सबसे पहली बार जब केंद्र में 2014 में भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। क्या मिला? किसी 2 करोड़ क्या 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला? उत्तराखंड में उन्होंने डबल इंजन की सरकार मांगी, कहा कि प्रत्येक साल 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं दुर्भाग्य से मैं कह देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी चलिए राकेश जी, बिल्कुल
बिल्कुल। कहते हैं ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, सरकारें आती हैं जाती हैं और विकास चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है। लेकिन राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या कोई अन्य दल हो, जनता की अपेक्षा ये जरूर होती है कि जो भी राजनीतिक दल कुछ एक अभिनव प्रयोग करे, जनता में विकास कार्य को लेकर उनके जो प्रयोग हो एक छाप छोड़ जाए, ताकि जनता जो को एक नए सिरे पर विकास की एक नई मंजिल तय करने का मौका मिले। तो हमारी शुभकामनाएं हैं राकेश जी आपको, आप जिले के टिहरी जिले के मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आपके मुखिया रहते हुए आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आज आप मेरू रविवार में हमसे जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।